कहानी का नाम है जादुई रहस्यमयी दरवाजा। एक औरत एक बड़े से पेड़ से निकल कर आती है और जैसे ही बाहर आकर अपना रंग रूप देखती है तो हैरान हो जाती है। ये कैसे हो गया? हे भगवान, मैं जवान कैसे हो गई? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ये कहकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर कहती है, इसका मतलब मैं फिर से जवान हो गई। मुझे ये रहस्य किसी को भी बताना नहीं है, सभी से छुपा कर रखना पड़ेगा, वरना लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ये कहकर वो औरत वहाँ से चली गई। उस औरत के जाने के बाद उस पेड़ से तेज रोशनी निकलती है और अगले ही पल वो गायब हो जाती है। जंगलों के पास ही एक बहुत सुंदर गांव बसा हुआ था, जहाँ पर मोहन अपनी माँ गीता और अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। सुनो ना माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, तो आप सुमन को बता देना। क्यों? क्या हुआ सुमन को? कहाँ है वो? वो पानी भरने गई है और मुझे जल्दी काम पर निकलना है, इस वजह से। अरे हाँ, तू जा। हे राम, मेरी तो कमर ही टूटी जा रही है। क्या हुआ माँ? क्या आपको कोई परेशानी है क्या? अरे बेटा, बुढ़ापा है तो बुढ़ापे में तो 10 तरह की परेशानियां तो लगी ही रहती हैं। कमर में दर्द हो रहा है और कुछ नहीं। आप चिंता मत कीजिए, जब सुमन आ जाए तो आप अपनी कमर पर दवाई लगवाकर मालिश करवा लेना। अरे बेटा, कितनी मालिश करवाऊं? बहू मन में सोचती होगी कि मेरी सास तो पूरी की पूरी बुढ़िया है। अरे नहीं माँ, सुमन ऐसा कभी नहीं सोचती। हाँ बेटा, ये तो तूने सही कहा। वो तो मेरी बहुत सेवा करती है। तभी वहाँ सुमन आई और बोली, अजय आप काम पर जा रहे हैं? हाँ, काम पर जा रहा हूँ, तो माँ की कमर पर दवाई लगा देना और थोड़ी मालिश भी कर देना। हाँ, मैं कर दूंगी। इसके बाद मोहन वहाँ से चला जाता है और सुमन गीता से कहती है, लाइए माँ जी, मैं आपकी कमर दबा देती हूँ। अरे रहने दे बहू, ये तो रोज का हो गया है। तू अभी घर का काम कर ले। वैसे भी अब मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो कमर दर्द, पैर दर्द ये तो होते ही रहेंगे। ये तो आपने ठीक कहा माँ जी। काश कोई ऐसा उपाय होता जिससे बूढ़े लोग जवान हो सकते, तो कितना अच्छा होता ना। कह तो तू बिल्कुल सही रही है बहू, पर आज के समय में ऐसा उपाय कहाँ मिलेगा। अगर मुझे मिल जाता ना तो मैं यहाँ बूढ़ी नहीं बैठी होती। ये सुनकर सुमन मुस्कुरा जाती है और फिर वो घर के कामों में लग जाती है। सुमन अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती थी, जिसकी वजह से उसके परिवार वाले भी उसे बहुत प्यार करते थे। वहीं मोहन भी मन लगाकर काम किया करता था। एक दिन मोहन खेतों में काम कर रहा था, तभी वहाँ गांव का हरिया आया और बोला, अरे मोहन भैया, अकेले काम पर लगे हुए हो? भाभी को भी काम पर लगा लिया करो, जल्दी जल्दी काम हो जाया करेगा। अरे नहीं भैया, वो तो घर के काम से फुर्सत ही नहीं हो पाती है। अरे भैया, घर में काम ही कितने होते हैं। अरे तुम्हारे घर में नहीं होते होंगे भैया, मेरे घर का काम करने के बाद वो मेरी माँ की सेवा भी करती है। ये बात तो बहुत अच्छी है भैया, मेरी पत्नी तो मेरी माँ की सेवा बिल्कुल नहीं करती। अरे भैया, मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है, इसीलिए तो माँ भी उससे बहुत प्यार करती है। ऐसी पत्नी तो नसीब वालों को मिलती है। वैसे आजकल तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अरे भैया, काम सही चल रहा है, तुम्हें तो पता ही है खेतों का हाल। हाँ भैया, इस बार मैंने भी अपने खेतों में गेहूं और धान किया था, दोनों ही कम मात्रा में हुए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि क्या गलती कर दी। अरे भैया, तो तुमने दोनों एक साथ क्यों कर दिए थे? अगर गेहूं किए थे तो तुम्हें धान नहीं करना चाहिए था। अरे क्या भैया, पर मुझे तो किसी ने कहा था, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। अगली बार से ध्यान रखूंगा। इसके बाद हरिया वहाँ से चला गया। समय तेजी से गुजर रहा था। गीता अपने बुढ़ापे से काफी ज्यादा परेशान थी। इस तरह बूढ़े होने से अच्छा भगवान तू मुझे ऊपर उठा ले, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं हूँ तो आपकी सेवा करने के लिए। अरे नहीं बहू, मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए तो कह रही हूँ। अरे माँ जी, आप मुझ पर बोझ नहीं हैं, आपकी सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है।
ये सुनकर गीता काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सुमन से कहती है, मेरी बहू कितनी अच्छी है, और कोई होती तो मुझे घर से बाहर निकाल कर फेंक देती, पर तू कभी भी कोई शिकायत नहीं करती। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप तो मेरी माँ समान है, मैं भला आपसे क्या शिकायत करूंगी। बताइए आपके कहाँ पे दर्द हो रहा है। अरे बहू, तेरी बातें सुनकर ना मेरा सारा दर्द खत्म हो जाता है, इसलिए तो अभी तक जिंदा हूँ। थोड़ा मुझे कड़वाहट से भी बोल दिया कर। नहीं नहीं माँ जी, मैं आपसे कभी भी कड़वाहट से नहीं बोलूंगी। ये सुनकर गीता काफी ज्यादा खुश हो गई और एक दिन सुमन जंगल से लकड़ी काटने के लिए गई तो उसे बहुत तेज रोशनी दिखाई दी, जिससे वो काफी ज्यादा घबरा गई और बोली, अरे ये उस पेड़ से रोशनी कैसे निकल रही है? मैंने सुना है कि ये पेड़ बहुत पुराना है। हे भगवान, कोई बुरी आत्मा तो नहीं है, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। ये कहकर सुमन वहाँ से घबरा कर भाग के चली जाती है। घर आने के बाद जब गीता ने उसे घबराया हुआ देखा तो कहा, अरे क्या हुआ बहू, तू इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों है? जिस पर सुमन अपनी सास को सारी बात बता देती है। उसे सुनकर वो काफी हैरान होती है। क्या तू सच कह रही है? उस पुराने पेड़ से तेज रोशनी निकल रही थी? हाँ माँ जी, मैं तो बिल्कुल सच कह रही हूँ, मुझे तो खुद समझ नहीं आया, इसलिए मैं भाग आई। अरे तो तुम भाग कर क्यों आ गई? तुझे देखना चाहिए था ना कि वहाँ क्या था। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने नहीं देखा माँ जी। अच्छा चल कोई बात नहीं, कल मैं जाकर देख लूंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप मत जाना, अगर आपको कुछ हो गया तो। अरे बहू, इस तरह घबराने से अच्छा है कि हम पहले जांच पड़ताल करें ठीक से, वरना बिना फालतू में मन में भ्रम हो जाता है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। अगली सुबह गीता बिना किसी को बताए जंगल के लिए निकल गई और जहाँ पर सुमन ने बताया था उसी पेड़ के सामने पहुँच गई। पुराने पेड़ को देखकर गीता ने कहा, ये पेड़ तो बहुत पुराना है, मैंने सुना है इस पेड़ के अंदर से अजीब अजीब चीजें होती हैं, पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये कहकर गीता उस पेड़ को छूती है तो अगले ही पल वहाँ पर एक बड़ा सा दरवाजा बन जाता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह हैरान हो गई। अरे ये क्या, ये दरवाजा कैसा है? गीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था और अगले ही पल वो उसी दरवाजे के अंदर चली गई। दूसरी तरफ सुमन घर पर काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि गीता का कुछ पता नहीं था। तभी वहाँ पर मोहन आया और बोला, क्या हुआ सुमन, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो? हाँ जी, सुबह से माँ जी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, इस वजह से। क्या, माँ सुबह से दिखाई नहीं दे रही है? आखिर वो कहाँ जा सकती है? क्या उन्होंने तुम्हें कुछ बताया नहीं था? नहीं नहीं, उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो जंगल में तो नहीं चली गई। क्या, जंगल में? पर भला माँ जंगल में जाकर क्या करेगी? वो कल मैंने उन्हें एक बात बताई थी, इसलिए शायद वो जंगल में गई हो। वैसे तुमने क्या बात बताई थी, मुझे बताओ। इसके बाद सुमन ने मोहन को भी सारी बात बताई, जिसे सुनकर वो भी काफी हैरान हुआ और बोला, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने तो सोचा था कि माँ जी उस बात को भूल जाएंगी, मुझे क्या पता था कि वो उसके पीछे पीछे ही चली जाएंगी। तुम चिंता मत करो, मैं अभी माँ को लेकर आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जंगल में आने के बाद वो उसी पेड़ के पास आया तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था। अरे यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो फिर माँ कहाँ चली गई? हे भगवान, अब मैं माँ को कहाँ ढूंढूं? मोहन काफी ज्यादा परेशान था और वो अपनी माँ को लगातार आवाज लगा रहा था, पर उसे कहीं भी गीता नहीं दिखाई दी और वो थक हार कर बोला, लगता है मुझे माँ नहीं मिलने वाली, मुझे घर लौट जाना चाहिए। ये कहकर मोहन घर लौट आता है। जब सुमन मोहन को अकेला देखती है तो कहती है, क्या हुआ, आपको माँ जी कहीं नहीं मिली क्या? नहीं नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पता नहीं वहाँ कहाँ चली गई। पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आपने जंगल में अच्छी तरह तो देखा ना?
हाँ हाँ, मैंने जंगल में अच्छी तरह देखा। मैं इस पेड़ के पास भी गया था, पर वहाँ पर भी कुछ नहीं था। मैं खुद परेशान हूँ। ये सुनकर सुमन काफी ज्यादा दुखी हुई और बोली, हे भगवान, ये सब मेरी गलती है। मुझे उन्हें इसके बारे में नहीं बताना चाहिए था। नहीं नहीं, तुम अपने आप को दोष क्यों दे रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाजी, कैसे मेरी गलती नहीं है? ना ही मैं उनको उस पेड़ के बारे में बताती और ना ही वो वहाँ जाती। अब पता नहीं माँ जी कहाँ होंगी। सुमन को इतना दुखी देखकर मोहन भी काफी ज्यादा परेशान था। तभी वहाँ पर एक औरत आई और बोली, क्या हुआ? तुम लोग इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? अरे आप कौन है? हमारी माँ जी का कुछ पता नहीं है, इस वजह से परेशान है। अरे मैं ही तो तेरी माँ जी हूँ ना। घर आने में देर हो गई तो तुम लोग इतना ज्यादा परेशान हो गए। ये सुनकर सुमन और मोहन काफी ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि वो औरत देखने में काफी जवान थी, या फिर यूं कहो कि सुमन की ही उम्र की थी। जिस पर सुमन ने कहा, ये आप क्या कह रही हैं? आप मजाक क्यों कर रही हैं? आप अपनी उम्र देखिए, आपकी उम्र तो मेरी उम्र के बराबर है। फिर आप मेरी माँ जी कैसे हो सकती हैं? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी माँ जी हूँ, मेरा यकीन करो। देखिए, मैं आपसे फिर कह रही हूँ, हम लोग बहुत परेशान हैं, हमें और परेशान मत कीजिए। हाँ हाँ, मेरी पत्नी बिल्कुल सच कह रही है। तुम मेरी माँ नहीं हो। तुम कौन हो? जो कोई भी हो, चली जाओ, मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ। अरे मोहन, मैं ही तेरी माँ हूँ, क्या तू मुझे पहचान नहीं पाया? उस औरत के मुंह से अपना नाम सुनकर मोहन काफी हैरान हुआ और बोला, आपको मेरा नाम कैसे पता? आखिर आप कौन हैं? अरे बताया तो, मैं तेरी माँ हूँ। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं ही गीता हूँ सुमन, मेरी बात पर यकीन कर। मैं सुबह जंगल चली गई थी ना। हाँ हाँ, जंगल तो गई थी माँ जी, पर भला आप जवान कैसे हो सकती है? यही तो जादू है ना, वही तो मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं जवान कैसे हो गई हूँ। ये सुनकर मोहन और सुमन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जिस पर गीता ने कहा, चलो पहले घर के अंदर चलते हैं, तब मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। बिना फालतू में यहाँ पर तमाशा मत बनाओ। इसके बाद वो लोग घर के अंदर आए, जिस पर मोहन ने कहा, अब बताइए, आप जवान कैसे हो गई? अरे मैं जंगल में गई थी, सुमन ने उस पुराने पेड़ के बारे में बताया था ना। हाँ बताया तो था उस पुराने पेड़ के बारे में। अरे उसी पुराने पेड़ में एक रहस्यमय दरवाजा था। क्या दरवाजा? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं उस पेड़ के पास गई थी और जैसे ही पेड़ को छुआ, वहाँ एक रहस्यमय दरवाजा बन गया। और जब मैं उस दरवाजे के अंदर गई तो वहाँ बहुत सुंदर दुनिया थी, और जब वहाँ से निकली तो मैं जवान हो चुकी थी। क्या? पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था, पर अपने आप को जवान देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। पर याद रखना, इस बारे में किसी को बताना मत, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी उस जादुई रहस्यमय दरवाजे का दुरुपयोग करे। ये सुनकर सुमन और मोहन थोड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि औरत जो कुछ भी कह रही थी उसमें सच्चाई तो थी। जिस पर सुमन ने कहा, वैसे आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो बहू? आप तो मुझसे भी ज्यादा जवान हो गई हैं, पर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरी सास हैं। तो बताओ कि तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं क्या करूं? चलो, तुम्हें तब यकीन आएगा जब मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगी। इसके बाद गीता उन्हें अपने कमरे में ले जाती है और संदूक को खोलती है। संदूक खोलने के बाद उसने अपने कीमती जेवर सुमन को दिखाते हुए कहा, ये तो मेरे ही जेवर है ना? हाँ हाँ, जेवर तो माँ जी के ही है, पर आपको कैसे पता माँ जी ने संदूक में रखे थे? क्योंकि मैं ही तेरी माँ जी हूँ, इस वजह से। अब तो तुझे यकीन हो गया ना? हाँ हाँ, मुझे यकीन हो गया, आप ही मेरी माँ जी हैं। हाँ जी, माँ जी तो जवान हो गई हैं। हाँ हाँ, मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ, पर अब गांव वालों को हम क्या बताएंगे आपके बारे में? ये सुनकर गीता भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि मोहन सही कह रहा था। और उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ सोचती हूँ। अगली सुबह
मोहन काम से जा रहा था, तभी उसे रास्ते में हरिया और राजू मिल जाते हैं। उन्हें देखकर मोहन थोड़ा हैरान हुआ और बोला, अरे तुम लोग यहाँ पर कैसे आना हुआ? अरे मोहन भैया, मैंने कल सुना तुम्हारी माँ खो गई थी। भाभी बहुत दुखी थी। क्या हुआ, तुम्हारी माँ मिल गई? अब ये सुनकर तो मोहन भी काफी ज्यादा परेशान हो गया कि अब वो गांव वालों को क्या बताए, और उसने कहा, अभी तो नहीं मिली है, पर जल्द ही मिल जाएगी। क्या तो तुमने आखिर अपनी माँ को ढूंढा नहीं? कहाँ चली गई वो? अरे नहीं, वो कहीं नहीं गई। वो मौसी के घर गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं था। क्या? पर अचानक से चाची मौसी के घर? क्या तुमसे गुस्सा हो गई थी? अरे नहीं भैया, गुस्सा क्यों होंगी? क्या बातचीत हो रही है? क्यों राजू, आज काम पर नहीं गए जो हमारे घर पर आ गए? उस औरत को देखकर राजू और हरिया काफी हैरान हुए और राजू ने कहा, अरे तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? ये सुनकर गीता भी थोड़ी घबरा जाती है और कहती है, अरे वो क्या है ना, अभी मैंने मोहन को नाम लेते हुए सुना था, इसी वजह से। अच्छा, वैसे आप कौन हैं? हम तो आपको पहली बार देख रहे हैं। अरे मैं मोहन की मौसी हूँ। क्या? मोहन की मौसी? पर मोहन तो कह रहा था कि चाची आपके घर गई हैं, और आप इतनी जवान कैसे? ये सुनकर गीता काफी ज्यादा परेशान हो गई। अब वो क्या कहे? तभी वहाँ पर सुमन आई और बोली, अरे ये मेरी मौसी हैं। अच्छा भाभी, आपकी मौसी हैं? आपकी मौसी तो बहुत जवान है। हाँ, वो क्या है ना कि ये मेरी माँ से बहुत छोटी है, इस वजह से। हाँ जी, आप जाइए ना, आपको काम पर नहीं जाना क्या? हाँ, मैं जाता हूँ। चलो राजू हरिया, हम लोग चलते हैं। हाँ, चलो भैया। इसके बाद वो वहाँ से चले गए, जिस पर गीता ने सुमन से कहा, आज तो तुमने बचा लिया बहू, वरना हम तो पकड़े ही जाते। माँ जी, हमें सोच समझकर गांव वालों से बातचीत करनी पड़ेगी। हाँ, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। चल, मैं जल्दी काम करवा देती हूँ। अब तो मैं जवान हो गई हूँ, अब तो मुझ में भी बहुत फुर्ती आ गई है। अब मैं सब कुछ कर लूंगी, ना ही कमर दर्द और ना ही पैर दर्द। मेरी तो कमर ने जान ही निकाल दी थी। ये सुनकर सुमन हंसने लगती है और कहती है, वैसे कुछ भी कहो माँ जी, आप जवान होकर बिल्कुल मेरी बहन लग रही हैं, और आप पर तो हमारे गांव के लड़के तो लट्टू हो ही जाएंगे। अरे बहू, ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती? मैं तेरी सास हूँ, सास। वही तो, आप मेरी सास हैं, लेकिन फिर भी मुझे टक्कर दे रही हैं। ये सुनकर गीता भी शर्मा जाती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ वो लोग काफी खुश थे। वहीं गांव के मुखिया को जब ये बात पता लगी कि अचानक से मोहन के घर पर उसकी मौसी आई है, तो वो थोड़ा हैरान हो गया और एक दिन मुखिया मोहन के घर पर आया। अरे मोहन, अरे घर पर हो कि कहीं काम पर गए हो? तभी वहाँ पर गीता और सुमन आ जाती हैं। गीता को देखकर मुखिया काफी हैरान हुआ और बोला, अरे गीता, तुम हो? मुखिया को देखकर गीता भी बुरी तरह परेशान हो गई, क्योंकि मुखिया ने जवानी में गीता को देखा था। तभी सुमन वहाँ आई और बोली, अरे मुखिया जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मैं तो तुम्हारी मौसी से मिलने आया था। अरे यही तो है ना मेरी मौसी। क्या ये तुम्हारी मौसी है? पर ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल गीता की तरह लग रही है। पर मेरी सास तो अपनी बहन के घर चली गई है ना। ये सुनकर मुखिया काफी ज्यादा हैरान हो गया, जिस पर गीता ने कहा, अच्छा सुमन, तुम बात करो, मैं घर का काम कर लेती हूँ। ये कहकर गीता घबराकर वहाँ से चली जाती है, जिस पर मुखिया अपने मन में कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल गीता की तरह लग रही थी। मुखिया को इतना परेशान देखकर सुमन ने कहा, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं मुखिया जी? अरे कुछ नहीं, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं जाता हूँ। ये कहकर मुखिया वहाँ से चला आया। घर आने के बाद मुखिया ने अपने आप से कहा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? गीता भी जवानी में ऐसी ही लगती थी।
ये सुमन की मौसी गीता के जैसे कैसे लग सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुमन मुझसे झूठ बोल रही हो? जरूर कोई न कोई रहस्य है, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। ये कहकर मुखिया अपने कुछ आदमियों को बुलाता है और उनसे कहता है, सुनो, तुम लोग मोहन के घर पर नजर रखो। आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे पल पल की खबर चाहिए। ये सुनकर आदमी वहाँ से चले जाते हैं, जिस पर मुखिया कहता है, अब पता लग जाएगा आखिर सच्चाई क्या है। वहीं दूसरी तरफ गीता काफी ज्यादा परेशान थी। गीता को परेशान देखकर सुमन ने उससे कहा, क्या हुआ माँ जी, जब से मुखिया जी गए हैं आप तो काफी ज्यादा परेशान लग रही हैं। क्या बताऊं बहू, मुखिया जी ने तो मुझे जवानी में भी देखा है, कहीं उसे मुझ पर शक ना हो गया हो। अच्छा, तो इसलिए मुखिया जी कह रहे थे कि आप बिल्कुल गीता की तरह लगती है, कहीं उन्हें आप पर शक तो नहीं हो गया? हे भगवान, अगर मुखिया को शक हो गया तो फिर हमें उसे सारा रहस्य बताना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आप कुछ दिनों तक घर पर ही रहिए या फिर कहीं चली जाइए। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं कल सुबह ही अपने मायके चली जाऊंगी। वैसे भी वहाँ मेरे भाई और भांजी रहते हैं। अगली सुबह गीता अपने बेटे बहू से बात करके अपने मायके चली जाती है, जिस पर मोहन कहता है, माँ की जवान होने से कहीं हमारी दिक्कतें तो नहीं बढ़ जाएंगी? हाँ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी और बिना फालतू में परेशान मत होइए, माँ जी सब कुछ संभाल लेंगी। हाँ हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। वैसे मैं भी जाकर देखना चाहूँगा उस रहस्यमय दरवाजे को। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप देख लेना, आराम से जाना, कहीं ऐसा ना हो कि आप जवान की जगह बूढ़े हो जाएं, क्योंकि जब वो बूढ़ों को जवान बना सकता है तो उल्टा भी हो सकता है ना। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने तो सोचा ही नहीं। चलो छोड़ो, मुझे क्या करना है, मैं तो अभी भी वैसे भी जवान हूँ। धीरे धीरे समय गुजरा, एक हफ्ता होने को आया पर गीता लौटकर नहीं आई, जिस पर मोहन थोड़ा परेशान हुआ। अरे ये माँ अभी तक लौट कर क्यों नहीं आई? अब तो बहुत दिन हो गए। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे सुमन देखो ना, माँ को गए 1 हफ्ता हो गए पर अभी तक माँ लौट कर नहीं आई। अरे तो क्या हो गया, उन्हें अपने घर पर अच्छा लग रहा होगा इस वजह से। नहीं नहीं, मेरा मन बड़ा घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर राजू भाग कर आया और बोला, अरे भैया, मैंने भाभी की मौसी को मुखिया के घर पर देखा है। क्या, मुखिया जी के घर पर? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ हाँ भैया, मुखिया जी कहीं उन्हें ले जा रहे थे, मैंने सोचा आपको बता दूं। ये तो तुमने अच्छा किया राजू, मैं अभी जाता हूँ। हाँ हाँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इसके बाद सुमन मोहन के साथ जंगल के लिए निकल गई। वो दोनों काफी परेशान थे और सुमन ने कहा, आखिर मुखिया माँ जी को जंगल क्यों ले गया? कहीं ऐसा तो नहीं मुखिया को पता लग गया हो? हाँ हाँ, हो सकता है, क्योंकि माँ जी भी कह रही थी कि मुखिया ने उन्हें उनकी जवानी के समय में देखा था। ये भगवान, तो जरूर मुखिया माँ को इसलिए ले गया होगा क्योंकि उसे पता लग गया है कि माँ फिर जवान हो गई है। वो लोग जल्दी से उसी जादुई पेड़ के पास आ गए, जहाँ पर पहले से ही मुखिया गीता को लेकर आया था और बोला, क्या यही पेड़ है जहाँ पर तुम जवान हुई थी? नहीं नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी मुखिया, मुझे पता है कि तुम भी जवान होने के लिए ये सब पूछ रहे हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा गीता, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तभी मुझे पता लग गया था कि तुम गीता हो। क्या तुम इसी जादुई पेड़ की मदद से जवान हुई हो? नहीं नहीं, मैं इस जादुई पेड़ की मदद से जवान नहीं हुई, ये पेड़ जादुई नहीं है। अगर ये पेड़ जादुई नहीं है तो फिर आखिर चक्कर क्या है? तभी वहाँ मोहन और सुमन आ गए और मुखिया से बोले, मुखिया जी, मेरी माँ को छोड़ दीजिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आओ आओ मोहन सुमन, तुम्हारा ही इंतजार था। अच्छा, तो ये तुम्हारी माँ है? तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हारी माँ जवान कैसे हुई? मुखिया जी, मेरी माँ कैसे भी जवान हुई हो, पर आपको ये जानने का हक नहीं है। अरे क्यों जानने का हक नहीं है? मैं गांव का मुखिया हूँ, आखिर तुम लोग मुझे क्यों नहीं बता सकते?
तभी वहाँ पर एक साधु आ जाता है। साधु जब उस पेड़ के आसपास इतनी भीड़ को देखता है तो वो काफी हैरान होता है और उन लोगों से कहता है, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? साधु महाराज मुझे बचा लीजिए, वरना ये मुखिया हमें नुकसान पहुँचाएगा। क्यों, ऐसा भी क्या हो गया? नहीं साधु महाराज, ये झूठ बोल रही है। इस पेड़ में जरूर कोई रहस्य है जो ये हमें नहीं बता रही, क्योंकि ये बूढ़ी औरत फिर से जवान हो गई है। ये सुनकर साधु काफी हैरान हुआ और गीता की तरफ देखने लगा, जिस पर गीता नजरें चुराने लगी, जिसे देखकर साधु ने कहा, क्या ये सच है? तुम इसके पास आई थी? हाँ ये सच है, मैं इस पेड़ के पास आई थी। ये सुनकर साधु ने कहा, पर तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें इस तरह लोगों को बताना नहीं चाहिए था। साधु महाराज, मैंने किसी को नहीं बताया, पता नहीं मुखिया को कैसे पता लग गया। आखिर इसका मतलब ये सच है कि ये पेड़ लोगों को जवान बना देता है? नहीं, ये पेड़ लोगों को जवान नहीं बनाता, बल्कि जादुई रहस्यमय दरवाजा लोगों को जवान बनाता है, जो इस पेड़ के अंदर है। ये सुनकर मुखिया काफी हैरान हुआ और बोला, क्या ये पेड़ के अंदर जादुई रहस्यमय दरवाजा? मुझे जल्दी से वो दरवाजा दिखाओ, मैं भी जवान होना चाहता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी कि वो जादुई दरवाजा कैसे खुलता है। देखो गीता, मुझे बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे बेटे बहू को छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, तो ऐसी बात है मुखिया जी, तुम्हारे मन में तो पहले से ही खोट है। ठीक है, अगर तुम उस दरवाजे के पीछे जाना ही चाहते हो तो आराम से चले जाओ, तुम इस पेड़ को छू लो। ये सुनकर मुखिया काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने पेड़ को छू लिया। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, एक रहस्यमय दरवाजा प्रकट हो गया, जिसे देखकर मुखिया काफी ज्यादा खुश हो गया। आखिरकार मुझे जवान होने का रास्ता मिल ही गया। अब मैं इस जादुई दरवाजे के पीछे जाकर जवान हो जाऊंगा। ये कहकर मुखिया उसी दरवाजे से अंदर चला गया, जिसे देखकर गीता काफी परेशान हुई और बोली, साधु महाराज, आपने ऐसा क्यों किया? ये इसका दुरुपयोग करेगा। तुम चिंता मत करो, मुखिया को उसके कर्मों की सजा मिलेगी। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए और जब कुछ देर बाद मुखिया बाहर निकल कर आया तो वो और ज्यादा बूढ़ा हो चुका था, जिसे देखकर मुखिया ने कहा, ये क्या, मैं बूढ़ा कैसे हो गया? अरे मुझे तो जवान होना चाहिए था। ये सब क्या है? साधु महाराज बताइए, ये सब क्या है? मैं बूढ़ा कैसे हो गया? तुमने लालच किया, ये उसी का फल है। जो भी इस दरवाजे के अंदर लालच की इच्छा से आता है, उसके साथ ऐसा ही होता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं फिर से दरवाजे के अंदर जाऊंगा। जाकर देख लीजिए, कहीं इस बार आपकी मौत ही ना हो जाए, क्योंकि पहले से ही तुम मरने की हालत में हो। ये सुनकर मुखिया काफी ज्यादा दुखी हुआ और बोला, हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मैं तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ये कहकर मुखिया वहाँ से चला गया, जिस पर गीता ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज, आज आपकी वजह से हम सभी लोग बच गए, वरना पता नहीं मुखिया हमारे साथ क्या करता। तुम मुझे धन्यवाद क्यों कह रही हो? ये तो जादुई रहस्यमय दरवाजे का कमाल है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा साधु महाराज, और अब मुझे फिर से बूढ़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरा जवान रहना मेरे परिवार के लिए सुरक्षित नहीं है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इस तरह तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती ही रहेगी। इसके बाद गीता फिर से उस जादुई दरवाजे के पीछे जाती है और अगले ही पल बूढ़ी होकर बाहर आ जाती है, जिस पर साधु कहता है, मुझे इस दरवाजे को गायब कर देना चाहिए, वरना लोग यहाँ आते ही रहेंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं, आपको इसे गायब कर देना चाहिए। इसके बाद साधु अपनी शक्तियों से उस पेड़ को गायब कर देता है, जिसे देखकर वो लोग काफी खुश होते हैं और फिर साधु उन लोगों से कहता है, अब आप लोगों को यहाँ से जाना चाहिए।
हाँ हाँ साधु महाराज, हम चलते हैं। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। गांव में आने के बाद गीता बहुत ज्यादा खुश थी। वहीं मोहन सुमन भी काफी खुश थे। तभी वहाँ पर राजू आया और बोला, अरे चाची, आप लौट आई। और भैया, मौसी का पता लगा क्या? मुखिया जी उन्हें ले गए थे। अरे हाँ हाँ, वो उन्हें किसी काम से ले गए थे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो बिना फालतू के ही परेशान हो रहा था। अच्छा, मैं चलता हूँ। इसके बाद राजू वहाँ से चला गया, जिस पर गीता ने कहा, चलो, अंत भला तो सब भला। जवान होकर भी देख लिया। अब बस भगवान हम लोगों को इसी तरह खुश रखे, और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। हाँ हाँ माँ जी, हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग कोई सपना देख रहे हों। सुमन बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको जवान से बूढ़ा होते देख मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपने में हूँ। अरे चलो, कोई बात नहीं, अब छोड़ो उस बात को। अब तो मैं फिर से बूढ़ी भी हो गई ना। ये कहकर गीता हंसने लगी और सभी लोग बहुत खुश थे और आराम से रह रहे थे।